ओके जी, प्लीज। गर्मी लगी, क्लास से बाहर चले जाओ, एसी यहां से चल जाएगा। ओके सुने, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 सॉल्यूशन घर पे लिखा जैसे बोला था, हाथ खड़ा करें। आपको लिखने नहीं दिया था, बस ये पास होने वाले हाथ तो देख लें जी सारे। अब हाथ ऊपर ना करें, इन्होंने लिखा था बस वही हाथ खड़े करें। ओके, ओपन करें अपना सॉल्यूशन। जिन्होंने लिखा उनको फायदा होगा, मैं दोबारा बोलता हूं, चेक कर लें। 7 का 1 और 7 का 2 भी डिस्कस करता हूं, उसके बाद फिर 6 करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बस पढ़ के उसके बाद नई रेशो शुरू कर सके आज। कल रेशो शुरू करेंगे, लेकिन कल फिर ज्यादा काम कर लेंगे। आज थोड़ा सा टच देना था रेशोज का, वो भी नहीं हो सका। अब कल इंशाल्लाह जो 55 to 60 मिनट्स की रेशो होगी ना, रेशोज की, वो स्टार्ट कर लेंगे। ओके, आंसर दरवाजा आप थोड़ी देर बंद कर ही दें जी, शोर आ रहा है बाहर से। जी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, उसमें अब मैं सिर्फ जबानी जवाब दे रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि 5 5.5 नंबर के लिए जवाब देना हो तो बहुत तफसील से सोल्यूशन देना पड़ता है, और हर स्टेप के बारे में 2-2 3-3 लाइंस लिखनी जरूरी होती हैं। लेकिन अगेन आपके पास टाइम कितना है? आपके पास 5 नंबर का सवाल करने के लिए, 5.5 नंबर का सवाल करने के लिए शायद मैक्सिमम 10 मिनट होते हैं। तो इस 10 मिनट में आपने ये सारा काम करना था, जिसकी प्रैक्टिस आपको मैं करवा रहा हूं बार बार कि किया करें आप, ठीक है। आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं टेस्ट देंगे तो कल की क्लास में कुछ समझ, टेस्ट में तो खैर कुछ समझ आएगी कुछ नहीं आएगी, लेकिन कल की क्लास में फिर, क्योंकि मैंने 15-20 मिनट के अंदर बातें करनी होती हैं, ठीक है, अब ऑनवर्ड्स, तो वो समझ उनको नहीं आएगी जिन्होंने टेस्ट को नहीं अटेम्प्ट किया होगा। इसलिए दोबारा ऐलान किया जाएगा, टेस्ट लाजमी दीजिएगा। ओके, अच्छा जी, होमवर्क भी मिटा गए हैं वो लोग तो। चलें, सॉल्यूशन सुने, क्या सॉल्यूशन था? सारी दे दो। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, क्वेश्चन मेरे सामने रखो, फिगर्स देखनी है, पार्टीज का नाम देखने होते हैं। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन GW एंड EL फॉर डिलीवरी ऑफ मशीन एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। पॉइंट 1 खत्म। पॉइंट 2 में अब हमने बताना है सेपरेट ऑब्लिगेशंस हैं या नहीं है। अब उसका जवाब, या आपने अपना सोल्यूशन सामने रखना है, जो लिख के लाए हैं उसको आप चेक कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ओके, मिलती जुलती बातें लिख रहे हैं, 70-80% बहुत है, बहुत है। इंशाल्लाह 5.5 में से 5 नंबर आ जाएंगे अगर ये बातें, इससे मिलती जुलती बातें आप लिख लेंगे, ठीक है। चलें आगे। पॉइंट नंबर 2, देयर आर यूं लिखें बल्कि, द गुड्स एंड सर्विसेज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्टिंक्ट and separately identifiable from the contract. Therefore, there are 2 separate performance obligations in this contract, namely bullet 1 delivery of machine, bullet 2 provision of services. Point 2 is over, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में हम ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करके एलोकेशन वाली बात स्टेप 3 और 4 इकट्ठा बताएंगे। तो हमने कहना है, अब पहले बता दिया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज्यादा है, क्योंकि गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट और सेपरेटली आइडेंटिफिएबल भी हैं, ये बता चुके हैं ना। अब दोबारा ये बात बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब हम डायरेक्ट बात करेंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज 1800 which is allocated to each performance obligation on the basis of its market price as follows, और नीचे वो छोटी सी वर्किंग जो हम किया करते हैं, जो हमने कल पास परफॉर्म की थी। डन, ठीक है। अब स्टेप 5 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। मेन हमारा जो स्टेप रेवेन्यू रिकग्निशन का होता है, उसमें फिर हमने लिखना है रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन PO इज सेटिस्फाइड एंड PO इज सेटिस्फाइड व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। The control of machine is transferred on 1 August 2018. So revenue of machine amounting to rupees 1530 shall be recorded on 1 August 2018. Full stop. अब 270 इसके अलावा है ना,
वो 270 जो सर्विसेज के लिए लिया है, अब इसके बारे में लिखते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी स्टैंड करवा के फिर साथ ही कह देंगे सर्विस के अंदर कितना फेंकना है, ठीक है, सर्विस इनकम के अंदर। तो आगे हमने लिखा ₹270 रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी and it will be transferred to profit and loss as and when services are provided, full stop। उसके बाद आप लिखेंगे for the year ended 31 दिसंबर 18 रुपीज 113 ब्रैकेट में फिर छोटी सी वर्किंग रुपीज 113 will be recorded as revenue of सर्विसेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, लिख दिया पहले, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 रेवेन्यू ऑफ रुपीज 113 विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस फुल स्टॉप। अब ये ना कहना जी बाकी कितना, और 270 का है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, 113 को ट्रांसफर कर देना तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है वो लिखने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चों का 70-80% यही सा सोल्यूशन लिखा हुआ, ये काफी है, आपके नंबर इंशाल्लाह तकरीबन पूरे ही होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर सिचुएशन नंबर 2 की तरफ। अगर किसी पिछली क्लास के बच्चे से होमवर्क मिल जाता तो चलो। वैसे आप लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की दूसरी एग्जांपल की थी, पहले की थी, कितने बच्चों ने की थी वो? चलें इसलिए मैं वो भी लिख रहा हूं, पेज नंबर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जरा पेज नंबर नोट्स में से निकालना, पहले बुक के अंदर कौन सा पेज नंबर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसमें एग्जांपल 2 जो हमने पेंडिंग की थी वो मैं होमवर्क में लिख दूं ना जरा, क्योंकि उस जैसी बात अब मैं कर दूंगा इस सवाल में, ठीक है। पेज नंबर 837 ऑफ बुक, इसमें एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नई को टर्म आ गई TVOM, ठीक है। तो ये आप वहां पे टिक कर लें, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है आज का, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं अपनी इस ट्रांजैक्शन पे, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ये ट्रांजैक्शन, इसको समझने के बाद इंशाल्लाह वो एग्जाम्पल, अगर वो एग्जाम्पल पहले कर देते तो इसमें मसला कोई ना होता, ठीक है। पहले सिचुएशन को दोबारा जिंदा करते हैं। किस दिन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई, नहीं ये दूसरे की बात कर रहा हूं, 1 अक्टूबर बेटा, 1 अक्टूबर 2018 को ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। और इस कॉन्ट्रैक्ट ने 2 साल की पेमेंट का पीरियड डाला था, उसकी अंग्रेजी भी बताता हूं आपको, ठीक है। 2 साल इसके जाकर पूरे होने हैं 30 सितंबर 19 और 30 सितंबर 20। लेकिन ये तो है कॉन्ट्रैक्ट की टाइमलाइन। अगर हम अपने सवाल का ईयर एंड देखें तो वो ईयर एंड तो कुछ इस तरह से था, बल्कि यूं कह लेते हैं, हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को और ख़त्म होता है हर साल 31 दिसंबर को, ठीक है जी। अब हमारा पहला साल शुरू हुआ है जो 1 जनवरी को, वो ख़त्म हुआ होगा 31 दिसंबर 18 पर। ये है रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी, मैं जवाब जो दूंगा सारी रिक्वायरमेंट का यहाँ तक दे लूँगा, उसके बाद फिर एडिशनल काम है सारा, ठीक है। हमारा ये साल शुरू हुआ था 1 जनवरी 18 को, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है जी। और ये खत्म हुआ 31 दिसंबर को। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो 1 अक्टूबर वाले दिन हुआ, ठीक है। ये साल 31 दिसंबर को खत्म होगा, फिर इससे अगला साल भी 31 दिसंबर को ही खत्म होगा, और फिर उससे अगला साल भी इसी तरह से 31 दिसंबर को खत्म होगा। पहले मैं सिर्फ आई कैप के क्वेश्चन का सलूशन आपको करवा दूंगा, ठीक है, मुकम्मल, कि जी ये आपके 5 नंबर हो गए खत्म। अब उसके बाद फिर पूरी ट्रांजैक्शन को घर तक पहुंचा देंगे कि जी कहाँ तक ये ट्रांजैक्शन चलती है, ठीक है। ये बीच में मैंने ब्लैक वाला वो साल रखा है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का साल है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर बात करें,
अब ये साल ब्लू वाला सिर्फ ज़हन में रखना है, ये मैंने एंट्रीज के लिए आपको बताया कि मैं 31 दिसंबर तक की एंट्री सिर्फ करूंगा, बाकी मैं एंट्रीज उसकी अंग्रेजी लिखवाऊंगा, बाकी रिक्वायर्ड नहीं है, फिर हम वो एडिशनल काम बाद में कर लेंगे। ठीक है बेटा? ओके। फिर लाइनें जैसी भी हैं आपकी नीयत की वजह से हैं, ठीक है? आपकी नीयत सही नहीं हो रही, लाइनें सही नहीं हो रही, ठीक है? और एक लाइन सही ना हुई तो एंट्रीज की जगह दूसरी जगह पे बचनी नहीं है दूसरे साल में जाके। अच्छा अच्छा, मेरे हाथ की नीयत खराब है। अच्छा अच्छा, अब देखें, अब भूल जाएं इन ब्लू लाइंस को, सिर्फ ब्लैक लाइंस को फिलहाल फोकस करें। यहां पर हमने कहा था जी फ्यूचर वैल्यू, फेयर वैल्यू नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यू है। ये फ्यूचर वैल्यू कितने पैसे इसने 2 साल बाद रिसीव करने हैं? 1950। ठीक है जी। तो आज की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, इसी की तो अंग्रेजी लिखेंगे, हम कहेंगे जी अगर हम कहेंगे कि अगर सिर्फ मशीन आज बेचते तो उसकी कीमत 1950 ना होती। ये हमने निशानी रखी थी कि अगर क्रेडिट पीरियड बहुत लेंथी आ जाए, अगर क्रेडिट पीरियड बहुत लेंथी आ जाए तो हमें फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए कि सिर्फ चीज़ नहीं बिकी है बल्कि लेट पेमेंट पे उसने इंटरेस्ट इनकम भी कमाई है। ठीक है? तो उस सूरत में हम प्रेजेंट वैल्यू निकाला करते थे। ठीक है जी? और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था 1 + i रेज़ टू पावर -n। ठीक है जी? अब यहां पर हमें रेट गिवन होता था, चले n तो पता है हमें 2 साल, रेट भी गिवन होता था, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया करते थे। लेकिन इस सवाल में मसला क्या हुआ, इस सवाल के अंदर हमारे पास ये मिसिंग था। ठीक है जी? ये क्या था? मिसिंग। अब दो चीजें एक ही वक्त में, दो चीजें तो मिसिंग कर नहीं सकता। ठीक है? वरना तो हम निकाल ना सके, ना प्रेजेंट वैल्यू निकले हमसे ना रेट निकले। ठीक है? तो प्रेजेंट वैल्यू सवाल के अंदर गिवन थी, वो पहली लाइन के अंदर उसने लिखा हुआ था नॉर्मली ये मशीन बेचता है 1700 की, तो फिर ये क्यों 1950 की बेच रहा है? 2 साल बाद पैसे लेने। अब पता लग गया। जब पहले दिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखाया था तो वहां पर भी मैंने आपको लिखवाया था अगर आज पैसे आए तो इतने हो, अगर कैश पे मशीन बेचें तो इतने की बेचें, तो फिर ये मशीन के इतने पैसे क्यों इजाफी ले रहे हैं? ये वो फाइनेंसिंग पीरियड की फाइनेंस इनकम ले रहे हैं। ठीक है ना? तो जब भी कभी लेंथी क्रेडिट पीरियड सवाल के अंदर इन्वॉल्व हो, फौरन अलर्ट हो जाओ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ चीज का रेवेन्यू नहीं पड़ा हुआ, लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट का रेवेन्यू भी पड़ा हुआ है। बहरहाल हमें उसने प्रेजेंट वैल्यू हमसे नहीं निकलवाई, बल्कि उसने हमें प्रेजेंट वैल्यू खुद बता दी थी। ओके? अब मैंने आपको कल कहा था कि कैलकुलेटर से ये रेट निकल आता है। कितने बच्चों को अभी तक नहीं आता ये रेट निकालना? कैलकुलेटर से हाथ खड़ा करें प्लीज। प्लीज मैंने श्योर करना है इस बात को कि सबको आता है कैलकुलेटर से, शर्म नहीं करना है इससे। हाथ खड़ा करें। आप बेटा एंड पे आता है? सबको आता है? फिर आप बच्चों, आप लोगों को भी सबको आता है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको रेट कैलकुलेट करना नहीं आता? प्लीज बता दें। खैर है ऐसी नहीं आता। और 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 2 और 3। अच्छा आप सुने, आपके साथ वाले भाई साहब, आपको रेट आता है कैलकुलेट करना? जल्दी से इसको सिखाएं, 1 मिनट में, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा वरना। एंड पे किधर हाथ खड़ा हुआ था? एंड पे हाथ खड़ा हुआ था कौन था भाई? इसके साथ आपको आता है रेट निकालना? जल्दी से इसको सिखाओ, जल्दी जल्दी बेटा, 1 मिनट है। इधर भाई साहब आपको आता है भाई? अब आप कहो कि नहीं आता, जरा कह के तो देखो। हाँ कोने वाले हैं? नहीं आता ना? नहीं बताया आपने, साथ वाले ने बताया था। हाँ रेट निकालना आता है? इन दोनों को सिखाओ, अभी सिखाओ। सिखाऊंगा, आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। मैंने इंश्योर करना है इस बात को। 1 मिनट सब चुप रहें और सिर्फ ये जिन बच्चों के जिम्मे लगाया है ये रेट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना सिखाएं। जल्दी करें, जल्दी करें, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आगे नहीं तो। और कोई और है? ये मैं मैथमेटिकली किसी एक आधी एग्जाम्पल में डाल के आपको सिखा भी दूंगा बगैर कैलकुलेटर करना, लेकिन फिलहाल छोड़ें, अभी टाइम नहीं।
ये बाकी क्यों बोल रहे हैं? ये इसको बुलाना ना जरा। यार तुम जरा पीछे चले जाओ, आज पीछे जाके बैठो। हाँ अकेले, हाँ नहीं तुम ना सिखाओ इसको, जाओ मैं सिखवा लूंगा उसको। चलो मैं बच्चे साहब, तुम्हें पक्की आदत है बोलने की, अकेले बैठा करो आज के बाद। कैसा फील कर रहे हो? मैं भी अकेला खड़ा हूं, तुम उधर अकेले बैठे हैं। यूं आएंगे कॉन्सेप्ट सीधे तुम्हारे पास, इनके तो ऊपर से गुजर जाती हैं सारी बातें। ओके डन, इधर डन। ओके अब क्लास के बाद एक बार खुद ट्राई करके अगर ना याद रहे तो फिर इनसे पूछ लीजिएगा प्लीज। और मेरी रिक्वेस्ट है, जिनसे मैंने कहा था वो जब तक इनको समझ ना आए सिखाते रहिए, और ना इनको समझ आए फिर भी तो मुझे सिखाएं, फिर मैं इनको सिखा दूंगा। ओके ओके नाउ रेट आ गया हमारे पास 7.1%। ठीक है जी, 7.1%। एनुअल होगा या मंथली होगा, ये सेमी एनुअल होगा या क्वार्टरली होगा ये रेट? क्यों एनुअल कैसे पता लगा? बाय डिफॉल्ट नहीं, आप ये देखो आपने एन क्या लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 मंथ्स लिए होते तो ठीक है, तो इसलिए अपना इंटरवल देखें, 2 साल, एन आपने 2 साल लिया है तो ये रेट भी एनुअल निकला है। ठीक हो गया। अब हम अपनी वही पुरानी कहानी सारी वो रिवाइज करते हैं, और इसकी अंग्रेजी में लिखना सिखाता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, पूरी कहानी रिवाइज करते हैं। हमने मशीन का रेवेन्यू 1 अक्टूबर को रिकॉर्ड करना है, बोलो। अच्छा, 1 अक्टूबर को जो मशीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो 1950 करेंगे ना? 1950 का रेवेन्यू मशीन का है ना, यही तो लड़ाई है। 1950 मशीन का रेवेन्यू, मशीन का रेवेन्यू तो सिर्फ कितना है? 1700। बाकी सब क्या है? इंटरेस्ट इनकम। मशीन का रेवेन्यू इन टाइम रिकॉर्ड होगा, और इंटरेस्ट का रेवेन्यू आहिस्ता 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 वो डेटर को ग्रो करते जाएंगे और इनकम को रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब यहां पे एंट्री करते हैं हम, ठीक है जी। और पहली एंट्री हमने की 1 अक्टूबर, इस साल के अंदर अंदर एंट्री करते हैं। चले, 1 अक्टूबर 18 पर आपकी पहली एंट्री होगी डेटर या रिसीवेबल जो कह लो, डेबिट और रेवेन्यू ऑफ मशीन क्रेडिट 1700 से। ठीक है जी, ये एंट्री सीखी थी ना आपने। उसके बाद ईयर एंड आया, ठीक है। ईयर एंड पे आपने क्या करना है? इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी है। ये अगर नोट करना हो ना तो एंड पे नोट करना, वैसे आपका होमवर्क था ये, ठीक है। ईयर एंड पे आपने क्या करना है? इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी है। एक ही बार कर लेते हैं इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड। 31 दिसंबर 18 पर इंटरेस्ट इनकम की एंट्री बोलो जरा। इंटरेस्ट इनकम तो होगी क्रेडिट, ठीक है, लेकिन उसी डेटर से ये पैसे भी इन्होंने लेने हैं तो डेटर डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब एक एंट्री की नीचे जगह खाली रखनी है आपने, ठीक है, और उस एंट्री की जगह खाली छोड़कर, वो क्या है वो बाद में देखेंगे अब, ठीक है। उस एंट्री की जगह खाली छोड़कर आपने एक छोटी सी वर्किंग यहां पे परफॉर्म कर लेनी है, ठीक है। 1700 मैंने निकालना है बेसिकली ना इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस 1700 इंटू 7.1%, क्या आ गया? नहीं, क्या आंसर आया? 121 कर लें। 121 का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये पूरे साल का है, क्योंकि ये सालाना इंटरेस्ट है। लेकिन इस साल में सिर्फ कितने महीने ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो सकता है? 3 महीने का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक हो गया। अच्छा, तो इंटरेस्ट की एंट्री तो पहले ही पता थी, अब ये हम बांट भी लेते हैं। 121 तो है पूरे साल का, 3/12 कितना आ गया? 31 कर लें, 30.17। चलो 30 कर लो ना, 30 कर लो। अब क्या राउंड में पड़े हुए हो? राउंड बस ध्यान से करते जाना, एंड पे बराबर होगा, वरना 1 आध रुपया माफ कर देना, और क्या, ठीक है। ओके, अब यहां पे सवाल खत्म हुआ, ठीक है।
और अगर मैंने अंग्रेजी बतानी है, ठीक है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसकी तो मैंने एंट्री वैसी जगह छोड़ी हुई, ठीक है। अगर मैंने इसका जवाब देना है तो इस मशीन वाली ट्रांजैक्शन का जवाब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ चले अब एंड पे ही करेंगे एक बार। अब मशीन की कहानी शुरू की है तो वो फिर देख लेते हैं, मेंटेनेंस को भी साइड पे रखो, ठीक है। अब अगले साल आए, अगले साल की एंट्रीज कर लेते हैं हम। मैं रेड मार्कर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे अब सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, मशीन फिर बेचेंगे? मशीन फिर नहीं बेचेंगे? अच्छा, मशीन नहीं बेचेंगे, इसका मतलब मशीन का रेवेन्यू दोबारा रिकॉर्ड नहीं होना अगले साल, ठीक हो गया। चलो ये जगह तो हो गई खाली, जैसे आपका दिमाग है खाली। उसके बाद 31 दिसंबर 2019 वाले साल की इंटरेस्ट की एंट्री होती क्या है पहले वो बता दो। डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब वो कितनी है उसकी वर्किंग कर लेते हैं। इधर देखें, इधर देखें, ये 121 था, इस 121 में से कितने महीने इनकम बना ली है? 3। बाकी के 9 महीने इस साल में इनकम बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इंटरेस्ट इनकम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसको बिल्कुल ही वर्किंग में ले आओ, बल्कि इंटरेस्ट इनकम को ये छोटी सी वर्किंग नंबर भी दे सकते हैं, इसको वर्किंग 1 कह लें। तो यहाँ पे 121 के साथ आप वर्किंग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको वर्किंग हम 2 कह लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19, ठीक है, सही है, ओके। अब इधर देखो, एक तो वो 121 था, उस 121 में से मैंने कहा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 121 तो था, उसका 9/12 भी आना था, ठीक है। अब ये एनुअल कंपाउंडिंग होती है, बात समझिएगा, एनुअल कंपाउंडिंग होती है। तो जब यहाँ पे पूरा साल खत्म होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर ये GW वाले या जो भी थे, जो भी इनका नाम GW ही है, GW वाले वो अपने उस कस्टमर से कहेंगे कि अब आपने हमारा, एक तो आपने अब हमारा 1700 देना था, ठीक है भाई, सही है। बल्कि इसको यहाँ पे ही करते हैं, बेहतर है, यहाँ यूं जरा अलग अलग समझ आएगा। इधर देखिए, एक तो 121 का 9/12 एक्सपेंस बन गया, ठीक है, वो वर्किंग 1 में जो मैंने पहले निकाला था, ठीक हो गया ना। इसको ऐसे जरा सिंपल कर लेते हैं। 121 3 महीने 9 महीने, जब यहाँ पे बात पूरी खत्म होगी तो अब GW वाले कहेंगे मिस्टर कस्टमर आपने हमारे 1700 तो देने ही थे, अब आपने हमारे 121 भी देने हैं, ठीक है। तो ये है अब आपका टोटल पेएबल, जो हमारा टोटल रिसीवेबल है। अब ये एनुअल कंपाउंडिंग हो गई ना, अब एक साल गुजरने के बाद फिर इंटरेस्ट वो सूद पे सूद लेंगे, अब अल्लाह माफ करे, तो इंटू 7.1% कितना बनता है? थोड़ा बढ़ जाएगा दायरा 121 से 1 एग्जैक्ट 0.29 है, 129, ठीक है। बात समझे हो? ये बात समझ आ गई है, हाथ खड़ा करें। बात समझ नहीं आई वो हाथ खड़ा करें। सुने दोबारा, सुने, जागते रहा करें ना असल में, ठीक है। भूल जाएं ये साल इस तरह से चल रहा है थोड़ी देर के लिए, और वापस आए अपने उसी सवाल पे जो एग्जाम्पल 1 थी। ये ब्लू लाइंस नहीं है, अज्यूमिंग सिर्फ ब्लैक लाइन है, समझ आती है बात। 1700 आज रिसीवेबल था, पूरा एक साल गुजरने पर 1700 जमा 121 टोटल कितना बनता है? 1821 रिसीवेबल बन जाएगा। एग्जाम्पल 1 याद है आपको? एग्जाम्पल 1 याद है ना, यही कहा था ना। यहाँ पे 1700 रिसीवेबल है, पूरा साल ये 1700 इस्तेमाल करेंगे तो एंड पे ये जाकर कहेंगे 1700 जमा 121 1821 अब रिसीवेबल है, और फिर कहेंगे 1821 पे इंटरेस्ट देते हुए आओ यहाँ तक, तो 1821 जमा 129 टोटल कितना? जरा करो, 1821 जमा 129 करो, जरा करो जरा। 1950 रिसीवेबल है और रिसीव करके घर चले जाएंगे। याद आया? ठीक है। अब ये तो था कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मसला ये है कि यहां पर
कॉन्ट्रैक्ट की कंपाउंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट बिल्कुल वैसे ही निकलना है, लेकिन हमारा साल चूंकि बीच में पड़ जाता है तो 3 महीने से ज्यादा इंटरेस्ट हो नहीं सकता था। अब अगले साल आए तो 121 के इंटरेस्ट में से 9 महीने का बाकी था, वो यहां रिकॉर्ड किया, ठीक है, और अगले 3 महीने जो पड़ रहे हैं यहां पर, ये 3 महीने, इनमें अगले साल का इंटरेस्ट बनता है 129, उसमें से 3 महीने आएंगे इंटू 3/12, ठीक है। ये वर्किंग, अब वर्किंग टू कितना 32, ठीक है, डन। और सही है, अभी नहीं सही, अभी भी नहीं सही हुआ ना, तो 1 मिनट और आके आगे सही हो जाएगा। आगे आओ, अगले साल में आए, मशीन खरीदने की एंट्री करोगे? नहीं, लेकिन 30/9 पे ये बात खत्म हो जानी है ना। ये अच्छा, तो सेपरेट क्यों बताया आपने? 123 और 123। अच्छा जी, 30/9/20, 30/9/20 पे आ जाए। 30/9/20 क्यों, 31 दिसंबर पे क्यों नहीं गया मैं? कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाना है, तो फिर इंटरेस्ट जो डेटर में ऐड होना है वो 30/9/20 तक होना है। डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब इधर देखो, वो जो 129 में से 9 महीने का रह गया था वो, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बना, इस कॉन्ट्रैक्ट का पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनता है 121, लेकिन इस साल में कितने महीने रिकॉर्ड करो 3, और इस साल में कितने महीने रिकॉर्ड करो 9। फिर कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल गुजर गया, अब अगले साल का कंपाउंड करके इंटरेस्ट निकालो, टोटल कितना बनता है 129। 3 महीने का रिकॉर्ड करो यहां, 9 महीने का आगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये अच्छी कैलकुलेशन है, मुश्किल है इसलिए एक आध बार और भी किसी ना किसी एग्जांपल के अंदर आपके सामने लेके आऊंगा मैं इंशाल्लाह, इससे जान नहीं छुड़ाएंगे। लेकिन अगर आप इसको दोबारा जाके कर लेना घर पे, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया होगा उनको ये भी समझ आ गया होगा आसानी से, जिन्होंने नहीं किया था वो आज जाके इस एग्जाम्पल को करेंगे, इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, फिर पेपर में टेस्ट हो जाए मारनी पड़ेगी। ओके, सही है। अच्छा, अब इधर देखें, कितना जी, कितने महीने का 9/12, ये तो वर्किंग टू वाला ही 129 है ना, यानी कि हमने एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बस, सालाना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट निकालो, फिर अपने साल को देख लो। अव्वल तो सवाल एग्जाम्पल 1 जैसा हो तो फिर तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। जो साल का कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट वही साल का इंटरेस्ट। लेकिन अगर इस तरह का मामला हो तो कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट अलग निकालो, 1700 इंटू 7.1%, टोटल बन गया 1821 एंड तक। फिर 1821 पे इंटरेस्ट निकालो, वो टोटल करोगे तो 1950। तो कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट निकालो, फिर देखो साल में कितने महीने कहां पे रखना है, कितने महीने कहां पे। किस बच्चे को ये अभी तक बात समझ नहीं आई? मैं फिर समझा दूं, पक्का? चले इधर देखें, आप कितनी अमाउंट आ गई 97 और 97, डन, ठीक हो गया। चले, अच्छा अब ओहो, चलें यहां पर एक एंट्री अब आ जाएगी, लेकिन अब एक एडिशनल एंट्री की जगह यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा। ये तो इसलिए कह रहा हूँ कि सारी एंट्रीज अगर हम कर रहे हो, वैसे मैंने ये रेड से एंट्रीज करने का सोचा था ना, चलो अल्लाह की मर्जी, अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो हो गई एंट्रीज। मैंने कहा था रेड से कहूंगा कि ये सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, अब हो गया जी। इधर देखें, पैसे आ गए, पैसे आ गए हैं, कितने पैसे आएंगे 30/9/20, कितने पैसे आएंगे? कैश 1950 आएगा, बोलो किससे आए हैं? डेटर से। अब ये डेटर को चलो यहां पे वर्किंग कर देता हूं। डेटर को रिकॉर्ड किया था 1700, फिर ग्रो किया, फिर ग्रो किया, फिर ग्रो किया, तो ग्रो करके देखते हैं कहां पे पहुंचा हुआ है। 1700 जमा 30 जमा 123 जमा 97, कितना बना? लो, तो बात तो वही है जो हमने सीखी थी, बस थोड़ा सा साल कॉन्ट्रैक्ट का और सवाल का डिफरेंट हो गया। तो अगर कभी कॉन्ट्रैक्ट का ईयर एंड और हमारा ईयर एंड डिफरेंट हो जाएगा तो क्या किया करोगे, कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट पहले निकाल लोगे ईयरली बेसिस पे, फिर ध्यान से उसको बांट लोगे। कॉन्ट्रैक्ट का पूरे साल का इंटरेस्ट 121 बनता था, लेकिन इस साल में तो सिर्फ 3 महीने पड़ रहे हैं। अगले साल गए, बाकी 9 महीने आ गए, और फिर कॉन्ट्रैक्ट के अगले साल के इंटरेस्ट के 3 महीने आ गए, और फिर एंड पे। क्लियर है ये बात?
ये कहानी हो गई खत्म, ठीक है। अच्छा, अब इससे हट के एक और काम भी हो रहा था, वो क्या था, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ऑन 1 अक्टूबर 18 GW सोल्ड मशीन A13 on to VL for 1950 as per the contract. Payment would be made after 2 years. मेंटेनेंस, अच्छा ये फुल स्टॉप हो गया। अब ये कहानी सारी सिर्फ इसी की थी, ठीक है। अब अगली बात फुल स्टॉप के बाद पढ़ो। मेंटेनेंस सर्विस वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर 25 पर मंथ फॉर 2 years विच वुड बी पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और उसका तो ताल्लुक ही इसके साथ नहीं था, वो तो क्या कह रहा है कि जी हर साल में आपने, हर महीने में आपने सर्विसेज देनी है और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। क्यों? क्योंकि ये ओवर टाइम होता है, प्लस ये ऐसे ही है जैसे किराए पे आपने बिल्डिंग दी हुई है, किराया बिल्डिंग दी हुई है तो हर महीने किराया आएगा तो क्या एंट्री करोगे, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। 3 महीने का आया इकट्ठा कर लो, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हो तो फिर कैश आ रहा है तो कैश डेबिट मेंटेनेंस सर्विस इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट रेवेन्यू ऑफ मेंटेनेंस सर्विस कह लो, रेवेन्यू ऑफ मेंटेनेंस सर्विस क्रेडिट। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस मंथ, इस साल के एंड पे जाओगे तो एंट्री पास करोगे कैश डेबिट, कह रहे हैं पैसे आ जाने हैं, अब एक ही बार कर दो ना एंट्री, ठीक है। कैश डेबिट और रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज क्रेडिट, यहां पे मैं लिख देता हूं 25 पर मंथ था ना, इंटू 3 कितना बना 75। अगले साल के एंड पे भी ऐसा ही होगा क्योंकि 2 साल तक ये सर्विसेज देते रहना है। अगले साल के एंड में भी हर मंथ, अगले साल में भी हर मंथ के एंड पे पैसे आएंगे, कैश डेबिट रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज क्रेडिट। यहां पे हम कहेंगे 25 इंटू 12 300, और यहां पर भी 30 9 20 तक 9 महीने की सर्विसेज दोगे, कैश डेबिट और रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज क्रेडिट कितने से 225। डन, ठीक हो गया। इसको नोट करना, लेकिन उसके बाद मैं ये बता दूं आपको कि ये सारे पे हम डाल देंगे पर्दा। नोट करना है, मैंने इसीलिए इस तरह से लिखा है ताकि आप नोट कर लें, काटा इस तरह से है। इस सारे पे पर्दा क्यों डाल दिया, ये सवाल में रिक्वायर्ड नहीं था। सवाल में रिक्वायर्ड सिर्फ कितना था, और जरा रिक्वायरमेंट पढ़ो ना, वो कहता है विद रेफरेंस टू IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स विद कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स एक्सप्लेन हाउ द अबव contracts should be recorded in GW's books on for year ended 31 दिसंबर 18। इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं, मैंने इसलिए क्या कर दिया, तो नोट करें, खूब तसल्ली से करें, सारा कॉन्ट्रैक्ट नोट कर लिया, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ये साल है और उस साल में भी ये रिक्वायर्ड नहीं है, अंग्रेजी रिक्वायर्ड है। अगेन अब वो जबानी बोलूंगा, आपने घर जाके उसको लिखना है, कल फिर बता दूंगा, ठीक है। जल्दी से नोट करें, जल्दी से, 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, फोटोग्राफर हो 1 मिनट। ध्यान से, ब्रेक ना लगी तो एसी का नुकसान हो जाएगा। हैं इतने बदतमीज है तुम लोग, साथ का ख्याल ही नहीं। कह रहे हैं 2 दिन जाया हो जाएंगे, आप पड़े रहेंगे बिस्तर पे, हमें पढ़ाने कौन आएगा। ऑनलाइन तो ये एंट्री हुई पड़ी है। यार जब उसने, देखो बेटा तुमने कल भी यही सवाल किया था बेटा, नहीं देखो मेरी बात सुन, वो एंट्रीज मांग रहे हैं फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 18, तो फिर आप कर दो एक ही एंट्री। अगर वो कहे भाई प्लीज ये इंपॉर्टेंट बात है, फिर पर्चे में आएगी तो फेल होके अगली बार सुनना, अभी बातें करो आपस में। अगर वो सवाल के अंदर स्पेसिफिकली कह दे कि डेट वाइज एंट्रीज अलग अलग करना, फिर 3 में 3 एंट्रीज को अलग करना। लेकिन अगर वो कह रहा है कि पास जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18,
तो फिर एक ही एंट्री कर दो बस, ईयर एंड की जो करनी है। अगर वो स्पेसिफिकली कह दे कि हर डेट के ऊपर मुझे एंट्री चाहिए, लाजमी करना हर डेट पे, तो फिर आपने 3 एंट्रीज अलग अलग करनी है। अब क्लियर है ये बात? ठीक है, फर्क नहीं पड़ता दोनों में, ठीक है। लेकिन अगर वो रिक्वायर करे डेट वाइज एंट्री करो तो 3 एंट्रीज करना, ये पहला साल रिक्वायर्ड हो अगर, तो ठीक है। और अगर वो कहे कि नहीं जी आप जो है वो फॉर द ईयर एंडेड एंट्रीज करो, तो एक एंट्री से भी काम चल जाएगा। ओके, नोट हो गया होगा? अच्छा, होमवर्क जरूर नोट कर लें, ये अब आपको मैंने करवा दिया क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर, अंग्रेजी तो मैं लिखवाता ही हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखना चाहें कि एग्जाम्पल, पेंडिंग एग्जाम्पल कहां पड़ी है, तो वो पेंडिंग एग्जाम्पल ये है। जो हमने वो एग्जाम्पल पेंडिंग की थी ना, वो सिर्फ ये रेड वाला पोर्शन है, तो आपने ये एग्जाम्पल करनी है दोबारा से, सर्विस अलग से आ रही है बस, ठीक है। ओके, हाँ जी, ये कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 ऑब्लिगेशंस नहीं है, ठीक है। वो लग रहा है आपको कि एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स ही है ना। एक में मशीन डिलीवर करनी है, 2 साल बाद पैसे मिलने हैं, उसके बाद सर्विसेज देनी है 2 साल की, लेकिन वो अलग है। एक महीने की सर्विस देते हैं, उसके अंदर जो है वो हर महीने के पैसे आ रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन प्राइस भी अलग अलग ही पड़ी हुई है, अलग पैसे मांगे, अलग अरेंजमेंट है, ठीक है, तो इनको अलग ही रखेंगे। अब अंग्रेजी सुने, लिखने की इजाजत नहीं है, नोट कर लीजिएगा, मैं नहीं मिटाता। अब अंग्रेजी सुने सब। There is a contract between GW and VL for delivery of machine, ठीक है, एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, लिखना है तो लिख लो, ठीक है, वो अलग है। बहरहाल डिलीवरी ऑफ मशीन की अब बात कर रहा हूं पहले, ठीक है, अलग अलग रखो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ मशीन, अब फुल स्टॉप के बाद आपने पॉइंट नंबर 2 में जब ऑब्लिगेशन लिखने जाना है, तो साथ ही आपने फिर वो बात भी बता देनी है, ठीक है। आप क्या कहेंगे, देयर इज ओनली सिंगल ऑब्लिगेशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ मशीन, ठीक है, बल्कि ठीक है, ये काफी है, देयर इज ओनली सिंगल ऑब्लिगेशन फॉर डिलीवरी ऑफ मशीन। नंबर 3 में अब सारी बात कर दो ये वाली, क्या कि गड़बड़ है, लेंथी पीरियड है, क्रेडिट पीरियड लेंथी हो तो फाइनेंस इनकम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पॉइंट 3 और 4, जो स्टेप 3 और 4 है, वो आप पॉइंट 3 में अब इकट्ठा करने लगे। आप कहेंगे द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 1950 is not in respect of machine only, but it includes finance income for include interest income for late payment. So the transaction price must be bifurcated. Allocation की बात नहीं कर रहे, देखें allocation होती है अगर रेवेन्यू वाली 2 चीजों में आपने ट्रांजेक्शन प्राइस को बांटना हो। इंटरेस्ट इनकम को तो वो रेवेन्यू कहने ही नहीं देता, तो वो तो आईएफआरएस बनाना के स्कोप से ही बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू नहीं है, इंटरेस्ट इनकम है, तो मैं क्या कह रहा हूं, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं, मैं कह रहा हूं बाइफरकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस विद इन, किस किस के दरमियान कर लो बाइफरकेट, ये मशीन का रेवेन्यू इतना है और इंटरेस्ट इनकम इतनी, बाइफरकेट कर लो। रेवेन्यू ऑफ मशीन रिकॉर्ड करो अपने हिसाब से और इंटरेस्ट इनकम वैसे ओवर टाइम करते रहो, ठीक है। तो अंग्रेजी अब लिखने लगे हम क्या कह रहे हैं जी, द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 1950 इज इंक्लूसिव ऑफ interest income for late payment. We must bifurcate this into rupees 1700 in respect of machine and rupees 250 for interest income, ठीक है। ये बात लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे, ठीक है, कि revenue is recorded when PO is satisfied and PO is satisfied when control is transferred. So the revenue of machine shall be recorded on 1 अक्टूबर 2018 when the machine is delivered to the customer. Full stop. उसके बाद अगली बात लिखेंगे and an interest income of rupees 30 shall be recorded for the year ended 31 दिसंबर 2018, और 30 के आगे ब्रैकेट में छोटा सा वो लिख देंगे जो नीचे 121 into 3/12 लिखा हुआ है, ठीक है। ये होगी बात खत्म, सवाल की रिक्वायरमेंट खत्म। अब मेंटेनेंस इनकम की बात कर लो, ठीक है, कि मेंटेनेंस इनकम इज अलग से पॉइंट बनाओ, मेंटेनेंस इनकम इज प्रोवाइडेड ओवर टाइम एंड कंसीडरेशन इज रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस, देयरफॉर
a revenue in respect of maintenance income amounting to 75,000 shall be recorded for the year ended 31 दिसंबर 18 और 75,000 के आगे ब्रैकेट में लिख दोगे 25 इंटू 3। सवाल खत्म। ठीक है, ये अंग्रेजी एक बार मैंने बोली है, अब 3 बार वाला रवाज खत्म। इसको आप लिखें ना, कल लिख के लाएं, मैं फिर आते साथ बोलूंगा, इसको चेक कर लेना कि आपने क्या लिखा। ठीक है, बात समझे हो? ठीक है, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ना शुरू करें। मजा आया क्वेश्चन का? खाने वाले पठान, तुम्हें क्या मजा आना है? 6-7 दिन बाद आ गए हो तुम। हम तो आई फर्स्ट बना खत्म कर चुके हैं। अब हम तो बस अब वो जो पढ़ा हुआ है उसी की प्रैक्टिस करते हैं, कभी इधर से कभी उधर से सोचते हैं बातों को, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ताकि ये जो थोड़ा बहुत हमारी कमजोरियां हैं, हमें अगर 15 में से अभी 6-7 नंबर हमारे तैयार हुए हैं तो हम 10, 11, 12 पे आ जाएं। 15 तो सारे तैयार होते ही नहीं, नालायक से लोग हैं। नोट हो गया जी? नहीं भी हुआ तो फिर आप अगला सवाल पढ़ें, फिर नोट कर लीजिएगा बाद में। अब देखिए ना, सवाल तो सिर्फ आईकेएफ का सवाल तो सिर्फ इधर इधर पड़ा हुआ है, तो वो तो नोट हो जाना चाहिए था, बाकी तो सब एडिशनल है। एडिशनल को क्या करना, नोट करके दफा करें हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये ना हो कि वो नोट होते होते ये निकल जाए हाथों से, इसलिए रोक दें, मैं वो मिटाऊंगा नहीं, रोक दें। List the 5 steps involved in recognizing revenue under IFRS 15 revenue from contract with। हाँ, ये आता है आपको सवाल? तो अब देखा वो थेरी सिर्फ कितनी को रह गई है, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4 नंबर की थेरी आती है एज इट इज। बाकी सारा क्या हो रहा है, वो जो पढ़ा हुआ है उसका अप्लाइड नॉलेज है और एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चंस बना रहा होता है। तो मैं इंशाल्लाह वो आपको देता रहूंगा अगले 6-7 दिन में, एक एक 2-2 करके सवाल, जो हम अब कल से 20-25 मिनट किया करेंगे बस, क्योंकि आज ये बात तकरीबन ख़त्म कर देनी है। सिर्फ इम्पेयरमेंट छोड़ी है मैंने, वो इम्पेयरमेंट की बात सिर्फ छोड़ी है उसमें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पढ़ा दिया आज बुक से दोबारा रिवाइज करके। अच्छा सुने, ये तो वही 5 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, फिर आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, फिर तो 3 नंबर के लिए आपके पास 3 मिनट ही होने चाहिए थे, यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये तो आपको याद होता है। आगे बढ़े। ऑन 1 जून 2018 रावी लिमिटेड RL डिलीवर्ड अंडरलाइन कर लो, डिलीवर्ड 500 यूनिट्स ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू ब्रावो लिमिटेड BL एट ₹200 पर यूनिट। जी, ब्रावो को RL ने 500 यूनिट्स डिलीवर कर दिए। यहां से हम फौरन अलर्ट हो गए, इसका मतलब पोजेशन चला गया है, कंट्रोल से ट्रांसफर हो गया। अच्छा सुने, कितने बच्चों ने सवाल घर पे ट्राई किया था? पास होने वालों के हाथ देख लें जी, देख लें पास होने वालों, इजारत कर लें, पास होने वालों के हाथ इजारत कर लें। अच्छा सुने, बड़ी मेहरबानी सर, पढ़ा था आपने, ही भी क्यों जहमत की, पढ़ा तो मैं रहा ही हूं, आ जाते आप। फिर कहते हैं जी वो नहीं शुरू हो रहा रेशोज। ठीक है, रेशोज कैसे शुरू हो, जब एक चीज पढ़ के आए वो 5-7 मिनट में समझ आनी होती है, और ना पढ़ के आए तो वही चीज पे 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो आप लोग करके ही नहीं आते काम अपने हिस्से का। ओके सुने, 200 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 500 यूनिट्स भेज दिए हैं, फिलहाल तो मैं यूं कहता हूं, भेज दिए हैं RL ने, किसको? BL को। BL immediately paid the amount। पैसे आज ही आ गए, यानी 1 जून को पैसे उसने पे कर दिए। एंड ऑब्टेन्ड कंट्रोल अपॉन डिलीवरी, और उसने वो सारे यूनिट्स अपने काबू में कर लिए। ओके, BL is allowed to return unused units within 30 days and receive a फुल रिफंड, फुल स्टॉप। हाँ जी, 30 दिन तक उसके पास राइट है टू रिटर्न, राइट टू रिटर्न। कितने दिन तक कर सकता है वापस? अच्छा जी, ये है जनाब आपका RL। ठीक है जी, और ये है आपका BL, HBL नहीं, BL।
ठीक है। आरएल ने बीएल को 500 यूनिट्स भेज दिए। अब ये 500 यूनिट्स, ये हर एक डिब्बे में 100 यूनिट है, ठीक है। ये 500 यूनिट्स बीएल के पास पहुंच चुके हैं। क्लियर होगी ये बात? लेकिन मसला ये है, अच्छा पैसे भी आज आ गए हैं, लेकिन मसला ये है कि उसके पास एक राइट है टू रिटर्न गुड्स विद इन 30 डेज। तो हम कंफर्म नहीं हैं। कौन था हमारा वो पिशावरी चप्पल वाला भाई साहब, कौन था? खलील आज आया है, चलो खलील ही आज आया है, हफ्ता कारोबारी मसरूफियात में गया हुआ था चप्पलें लेने, ठीक है। तो जब इसने पिशावरी चप्पल लाकर बाटा के पास रखे थे तो हमने इसको कहा था भाई साहब अभी आप सर्टेन नहीं हैं, अभी सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आप सर्टेन नहीं है, अभी सेल रिकॉर्ड, तो कोई बात नहीं, पैसे एडवांस में तो आ ही जाते हैं, हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर इसी को तो कहते हैं, वो रिकॉर्ड कर लेंगे, वो मसला कोई नहीं, ठीक है ना, करेंगे ना। ओके आगे बढ़े। आगे कहता है जी, कहता है the cost, RL's cost of product is 150 per unit and it uses perpetual system of recording inventory transactions। जी पहले अंडरलाइन करें कॉस्ट 150, कॉस्ट 150 कॉस्ट नजर आ रही है आपको। एक छोटी सी बात मैंने अर्ज की हुई है कि अगर कभी आपको सवाल के अंदर कॉस्ट भी गिवन हो तो आप इन्वेंट्री, वो कॉस्ट और सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट वाली एंट्री वैसे ही कर दिया करो, परपेचुअल सिस्टम लिखे या ना लिखे कर दिया करो, क्या होता है उससे, ठीक है। तो लेकिन ये तो खुद लिख रहा है परपेचुअल सिस्टम है और कॉस्ट भी दे रहा है, तो फिर हमें सेल के वक्त 2 एंट्रीज करना पड़ेगी। इंट्रो को याद करें, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री जो होती थी और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। लेकिन जब सेल होगी तब करनी पड़ेगी ना, अभी तो सेल नहीं हो रही, गड़बड़ तो ये कि अभी सेल नहीं हो रही, ठीक है। अब ये कहानी होगी खत्म हो गई कहानी और उसको रिफंड मिल जाता है, ये भी हमें पता लग गया। ऑन 30 जून 18 बीएल रिटर्न 20 यूनिट। अब 20 कैसे निकालें, ये तो 500 हर एक के अंदर 100 थे, ठीक है। चलें जी। अब वो ना, अब उसने जो है इनमें से कुछ जो है वो वापस भेज दिए हैं, ठीक है जी। और ये अब जो वापस आए हैं ये 20 यूनिट्स आ गए वापस, ठीक है। डिब्बे में 100 थे, ये 20 आ गए, ओके डन। चलें फिलहाल तो बात करते हैं जो चीजें हमने भेजी थी, उस दिन पैसे भी आए थे। जरा रिक्वायरमेंट पढ़िएगा। रिक्वायर्ड है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आरएल ऑन 1 जून 18 एंड 30 जून 18 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, यानी कि 2 मौकों पर जर्नल एंट्रीज करनी है, एक 1 जून पर, दूसरी 30 जून पर, महीने के स्टार्ट में और महीने के एंड पे। अब पहले हम करेंगे सेकंड, ठीक है। इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, यानी एक बात अज्यूम करो, क्या अज्यूम करो जी, पास करनी है एंट्रीज 1 जून 18 और 30 जून 18 पर, और अज्यूम करो नंबर 1 the product is new and RL has no relevant historical evidence of product returns or other available market evidence। बस 30 दिन का टाइम हमने दिया है कि ब्रेवो अगर आप वापस करना चाहो तो ये चीजें वापस कर सकते हो। और हमसाये से पूछा ये जो चीजें भेजते हैं महीने के लिए कितनी को वापस आती हैं और कितनी नहीं आती। आप खुद पहली बार ये काम किया, उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, मार्केट में पता नहीं चला, खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका मतलब है हो सकता है सारी वापस आ जाए, इसको ये कुछ नहीं कह सकता। इसका मतलब ये सर्टन नहीं है, आज चीजें बेची नहीं है भेजी हैं। ये क्या है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ये क्या है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। तो आज रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब पैसे तो आ गए हैं ना, 1 जून 18 पर पैसे चूंकि आ गए हैं, ये नंबर 2 पहले कर रहा हूं मैं, ऐसा ही है। रिक्वायरमेंट नंबर 2, नंबर कितने वैसे इसके 4, और रिक्वायरमेंट 1 के नंबर 5, 9 नंबर की सिर्फ ये एंट्रीज हैं, तो 9 नंबर कम नहीं होते, ठीक है जी। 1 जून 18 पे आपने एंट्री पास की, कैश डेबिट, कैश कितना आ गया, 500 यूनिट्स बेचे थे 200 के हिसाब से, ₹200 के हिसाब से, कितना आ गया, 1 लाख।
ठीक है। और आज रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें? नहीं, ये तो एडवांस है। इस एडवांस को हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहा था। एडवांस फ्रॉम कस्टमर कह लो, चाहे चाहे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कह लो। कॉन्ट्रैक्ट लाया, कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ लाया बिल्ली टी। और ये कितनी है? अगेन ये भी वही 500 यूनिट्स, एग्जैक्ट 500 यूनिट्स। लिखना चाहो तो लिख लो, चलो लिख लेते हैं। 500 इंटू 200, 1,00,000। डन। अब डन। ओके, अच्छा जी, अब एक और मसला तो हो गया है। एक और मसला तो, अच्छा नहीं समझ, देखें आप सवाल देखें, आप कहेंगे यार इसमें से तो हमें आधी एंट्री समझ आई, आधी नहीं आई। तो जो आधी आई हैं वो 9 में से 4 नंबर मिल गए ना, तो 3 नंबर तो ऊपर भी पड़े ही हुए थे। ठीक है, तो 9 जमा 3 कितने नंबरों का पेपर है? 12। 12 में से आपने लेने थे 6, आपने ले लिए 7, तो काफी हैं। बहरहाल हम इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं इससे ज्यादा की, तो सारी ही एंट्रीज गलत नहीं हो जाया करती। हाँ, फेल वो होते हैं जो हिम्मत हारते हैं, तो यार क्या करें भाई, नेगेटिव मार्किंग के तो नंबर है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नंबर तो कट, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलती के नंबर नहीं काटते। तो फिर कुछ ना करने से गलत कर रहा हो सकता है वही सही हो जाए। ये पहली एंट्री के नंबर तो बहरहाल हर एक को लेने चाहिए। ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक और मसला हो गया है। वो मसला क्या है? वो मसला है ब्लैक वाला एरो। ब्लैक वाला एरो, ये जो ट्रक में हमने चीजें भेजी थी और बीएल ने वो ले ली हैं और रख ली हैं अपने पास। अब ये इन्वेंट्री आरएल की प्रेमिसेस में से निकली हैं। ये हैं आरएल की प्रेमिसेस और ये हैं बीएल की प्रेमिसेस। तो आरएल की प्रेमिसेस में से चीजें निकली हैं या नहीं? निकल गई हैं। ठीक है, तो सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है? आरएल। ओए होए, अगर ये ना करता तो फिर खैर थी, जान छूट जाती। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में अगर आपको याद हो बचपन में, तो इन्वेंट्री का लेजर बनता है जो चीज़ों का आना और चीज़ों का जाना रिकॉर्ड करता है। अब चीज़ें चली तो गई हैं हमारे पास से, हमारी प्रेमिसेस से, तो इनका जाना तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देखो इधर, वैसे तो दिल में आ रही थी चलो जी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट करने लगे हैं, लेकिन चलो फिलहाल वो नहीं कर रहे, फिलहाल वो नहीं करते। लेकिन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैंने कहा एट आरएल्स प्रेमिसेस, इन्वेंट्री एट आर, ये पहले 5 डिब्बे ना यहां पड़े होते थे। ये देखो, ये पहले यहां पड़े थे, ये 2 3 4 5, और हमने जब ये डिलीवर किए तो इधर देखना सारे, ये यहां से गायब हो गए और अब इधर नजर आने लग गए। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री क्रेडिट हुई है, इन्वेंट्री आरएल की प्रेमिसेस वाली क्रेडिट हुई है। कितने यूनिट्स भेजे हैं? 200 पे रिकॉर्ड करें ना, क्योंकि इन्वेंट्री का आना जाना, इन्वेंट्री तो कॉस्ट ही पड़ी होती है जी। 75,000 हो गई इन्वेंट्री क्रेडिट। अब हमने यहां पे लिखना चाहा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल हो तो कॉस्ट ऑफ सेल हो, सेल होगी तो उसकी कॉस्ट होगी, ये सेल तो है ही नहीं। अब क्या हुआ? खलील ने अपने स्टॉक को पिशावर की फैक्ट्री में भी रखा हुआ था, और जो बाटा के पास जूते रखवाए थे हमने कहा था, खलील कह रहा है ये है मेरा स्टॉक जो पिशावर में है मेरी फैक्ट्री में, और ये है मेरा ही स्टॉक जो बाटा के पास पड़ा है, मेरी अमानत। इसका मतलब है तो ये भी इन्वेंट्री आरएल की ही, अमानतन किसके पास पड़ी? याद आ रहा है किसकी बैलेंस शीट में शो करो स्टॉक? आरएल की। सेलर जो जिसने चीजें भेजी हैं, क्योंकि अभी तो ये उसकी सेल नहीं है, तो फिर ये उसका स्टॉक है। ठीक है ना? तो फिर हमने यहां पर लिखा इन्वेंट्री ही डेबिट, लेकिन इन्वेंट्री कौन सी? एट बीएल्स प्रेमिस, एट बीएल्स प्रेमिसेस। भाई साहब देखो, इन्वेंट्री हमारी ही है। मैंने यहां पर इन्वेंट्री लिखना चाहो तो लिख लो, इन्वेंट्री ऑफ आरएल एट आरएल 750। अच्छा सॉरी, मैं अगर पता नहीं की हो गया, ओ खैर है यार, एक सिफर ही तो था। इन्वेंट्री ऑफ आरएल ही है ये, इन्वेंट्री
ऑफ RL लिख सकते थे यहां पर हम, इन्वेंट्री ऑफ RL ही है और RL की प्रेमिसेस में है, और ये क्या है, इन्वेंट्री ऑफ RL ही है लेकिन BLs की प्रेमिसेस में है। ये कॉन्सेप्ट हमने सेल ऑन टर्न बेसिस का पढ़ रखा है। क्लियर है ये बात, समझ आई है ये एंट्री? चलो 1 मिनट में इस एंट्री को हजम भी करें और नोट भी करें। मतलब नोट करने का मतलब होता है कि आप सवाल पढ़ें और एंट्री खुद करें, बोर्ड से देखने की जरूरत नहीं है। हजम हो रही है ना एंट्री, हाजमा जरूरी है इस सवाल के लिए। मेरे दोस्त समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? पीछे बैठ के तुम समझ नहीं आती? आगे आ जाओ, साथ हो जाओ राफे। वहां पे तो सारे को मैंने सारी जिंदगी वहां बैठ के पढ़ा है, आगे तो मुझे श्वाएं लगती थी उस्ताद की। इधर बैठो, तुम बड़ी जगह ऑफर कर रहे हो। मैं पास बिठाऊंगा इसको। दरवाजा खोल देते हो, दरवाजा खोल देते हो कोई, आगे कोई चीज रख दो। जज़ाकल्लाह। ये अजीम कुछ कर लो यार, इसका बच्चे ने लिखना है, नोट करना है। जान दो पाइन साइड दो। ओके जी, हजम्ड के नॉट हजम्ड येट? हजम हो गई, नोट भी हो गई, यानी खुद जो एंट्री की वो वैसी ही निकली। क्या बात है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब जी ये दिन गया और आ गया वो दिन जिस दिन हम उसके पास गए और हमने जाके पूछा, ब्रावो डीजे ब्रावो नहीं, ब्रावो, ब्रावो लिमिटेड, ठीक है। हमने कहा ब्रावो भाई आपने वो चीजें रखनी है या वापस करनी है? उसने कहा जी सिर्फ 20 वापस करनी है, बाकी सारी मैंने बेच दी या रख ली। ठीक है, इसका मतलब हेलो जी 30 जून को हमें कंफर्म हुआ कि हमारी कितनी चीजें वापस आई हैं? 480 गुड्स जो हैं वो बिक गई। कंफर्म हो गया, आज रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा वैसे मैं ना यहाँ पे तोड़ के एक दफा एंट्री कर देता हूँ, लेकिन फिर सारी एंट्रीज जो है ना मैं आपको कंबाइन नहीं करूंगा, ठीक है। हमने यहाँ पे आगे कहा अरे चलो टेंशन खत्म हुई, रिकॉर्ड करो रेवेन्यू 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 480 गुड्स बिक गई ना, रेवेन्यू इनटू 200 आंसर 96,000 और ये डेबिट कर देंगे। कैश आ गया, कैश आ गया, कैश आ गया। कैश कहां से? कैश तो सारा ही पहले दिन आ गया था, लायबिलिटी। लो जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में कुछ पड़ा रह गया अभी भी। क्या? 4,000 रह गया। ये क्या है 4,000 भला? ये 4,000 क्या है? सेल नहीं हुई, ये चीजें वापस आई हैं। जरा 4,000 को डिवाइड बाय 200 करना, जरा 4,000 डिवाइड बाय 200 करना जरा। ये 20 यूनिट्स वापस आ गए हैं, ये सेल नहीं हुए, ये सेल नहीं हुए। कर लेते हैं वो बात, तो ये सेल नहीं हुए, इनके अगेंस्ट कैश गया है, कैश वापस करना पड़ा हमें। कितने यूनिट्स का? 20 इंटू 200 4,000। लेकिन अब वो लायबिलिटी तो खत्म हो गई ना। लायबिलिटी इसीलिए कही हुई थी कि हो सकता है पैसे देने पड़े, ओह दे दिए। तो अब लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। ये क्या किया हमने? रिफंड किया है, रिफंड फॉर रिटर्न्स। ठीक है जी, डन, बात समझ आई है? अब ये एंट्रीज मैंने अलग अलग कोई नहीं किया करनी आगे ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये दो एंट्रीज इकट्ठी हो सकती हैं, कंबाइन हो सकती हैं। देखो हम कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट 1 लाख से, रेवेन्यू 96 से क्रेडिट और कैश क्रेडिट।
डन। अब आइंदा कर लूं, ये आगे जितनी बार टूट के एंट्रीज हो रही होंगी वो मैं कंबाइन करूंगा। ओके, तो ये एंट्रीज अब यहां पे देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 30 जून को कंफर्म हो गया, क्या होना है वो कंफर्म हो गया। ठीक है, तो लायबिलिटी खत्म कर ली हमने। तरतीब से चल सकते थे आप रेवेन्यू आप कितनी गुड्स का 480 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो आज, वो बनता है 96,000। ठीक है जी, और बैलेंसिंग फिगर, प्लीज यार बैलेंसिंग फिगर निकालो, आपकी मर्जी है। डायरेक्ट फिगर निकालो जी। 20 यूनिट्स वापस आ गए हैं, तो उन 20 यूनिट्स के जो वापस आए हैं उनके आने पर हमें क्या एंट्री पास करनी पड़नी है, कैश क्रेडिट करना पड़ना है, रिफंड करना पड़ना है। ठीक है, तो वो कैश की फिगर वैसे लिख लें 20 इंटू 200, चाहे बैलेंसिंग लिख लें, आपकी मर्जी है, फिगर 4000 की ही होगी। ठीक है जी, तो ये दो एंट्रीज जो टूटी हुई थी, इन दो एंट्रीज को मैं एक कर चुका हूं। ठीक है जी, ओके। नाउ इसमें से ये जो हमारी इन्वेंट्री पड़ी थी, अब कॉस्ट की एंट्री भी तो करनी है ना, सेल हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री होगी ना। तो ये इन्वेंट्री अब हमारी नहीं रही। क्या ख्याल है, ये इन्वेंट्री हमारी, इधर देखो सारे तवज्जो से, मैं आप तोड़ के नहीं कर रहा, ये एंट्री इकट्ठी कर रहा हूं, तोड़ के करनी है जुबानी बोल दूंगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 30 जून 18 मैंने कहा इन्वेंट्री, वो जो अमानतन रखवाई थी इन्वेंट्री किसकी, आरएल की, एट बीएल्स प्रेमिसेस। अब वो खत्म जी, इन्वेंट्री जो आरएल की, ऑफ आरएल, इन्वेंट्री ऑफ आरएल, वो जो अमानतन रखवाई थी वो अब क्या हो गई, खत्म। अब वो हमारी इन्वेंट्री नहीं रही। ठीक है, अब जरा मुझे ध्यान से देख के बताओ, सेल कितने यूनिट्स हुए हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कितने की आनी चाहिए। अब इधर देखें, हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट कर दो 480 इंटू 150, कितना आ गया 70, और एंट्री तो बैलेंस ही नहीं हो रही, कितना 3000 डिवाइड बाय 150 करना जरा। ओ, ये तो 20 यूनिट्स जो वापस आए हैं उनकी कॉस्ट है। वापस जो आए हैं देखो दोबारा नजर आ रहे हैं हमारे स्टॉक में, दोबारा नजर आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये वापस हमारी इन्वेंट्री बन गई है, इन्वेंट्री एट आरएल्स प्रेमिसेस। ठीक है जी, और वो कितनी है, और ये क्या है, इन्वेंट्री है अब दोबारा से ऑफ आरएल। ठीक है, ये आरएल लिखा हुआ, आरवी लिख दिया था हमने जी, इन्वेंट्री वो था एल ही वैसे जो जी, इन्वेंट्री ऑफ आरएल एट आरएल्स प्रेमिसेस अब वापस आ गई, ये हमारी इन्वेंट्री है और ये खत्म कर दी हमने। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, इसको 20 इंटू 150 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 3000, इट्स डन। तोड़ के करना चाहो तो तोड़ के कर लो। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री एट बीएल प्रेमिसेस क्रेडिट 72 से। अब बीएल की प्रेमिसेस में 3000 की इन्वेंट्री अभी पड़ी होगी, क्या करें, उसको खाली करो, अपने पास वापस ले आओ। तो दो एंट्रीज करनी है तो कर लो, बात समझे हो। 72,000 तो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल, एंट्री पास की कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री जो पड़ी थी बीएल की प्रेमिसेस में हमारी क्रेडिट, खत्म। लेकिन वो कहेगा ये जी पड़ा है अभी भी, क्या करें, मैंने कहा वापस ले आए हो ना, तो अब तो नहीं पड़ा वहां पे, तो वो उसको कर दो क्रेडिट, अपनी इन्वेंट्री को कर दो डेबिट। तोड़ के करना चाहो तो तोड़ के भी कर सकते हो। क्लियर, नोट करें जल्दी से। ये क्यों ना मिटाऊं, ये तो अब तोड़ के कर सकते हैं आप, कंबाइन एंट्री को अलहदा करना नहीं आता आपको। तो एंट्रीज बना के देखो, परपेचुअल सिस्टम है ना। सेल रिकॉर्डेड, तो सब कुछ हो गया बीच में।
हाँ, और क्या सेल और रिटर्न बेसिस की एंट्री बेसिकली होती नहीं है ना, वो सेल की एंट्री नहीं होती, लेकिन स्टॉक तो इधर से निकल के उधर जा ही रहा है ना, तो वो हमने अपने किताबों में खातों में रिकॉर्ड करना। अगर अगर परपेचुअल सिस्टम है तो उसके अंदर लेजर मौजूद है। और क्या हो गया है, फर्स्ट पढ़े, जाकल्ला रख ले सारा नु खुआना पै जाएगा, केले खाएंगे बैठ के, एक तो ये खाने वाला पठान है। सेम सिचुएशन, यकम जून 18 पर गुड्स भेज दी हैं, ठीक है, और वो 30 दिनों में रिटर्न हो सकती हैं के, नीचे बताया उसने, दो एंट्रीज करो के बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा RL estimates that 5% units will be returned on expiry of 30 days। देखें जी, उसके पास एस्टीमेट मौजूद है। अब वो हम ये नहीं करेंगे कि हम बैठे रहेंगे, वो हमने देखा था वेरिएबल कंसीडरेशन वाला, राइज वाले बैठे नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने कोई अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, कोई पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, या कोई और मार्केट की रिसर्च होती है उसकी बेस के ऊपर, अगर कोई एस्टीमेट हमारे पास रिलायबल मौजूद हो तो हम उसकी बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब होगा क्या, कैश तो आ गया, लेकिन हमें शक है कि 5% चीजें वापस नहीं आएंगी। जरा बताओ 5% बनता कितना है 500 का, 25 यूनिट्स हमें शक है कि वो वापस आ जाने। अब ये सवाल में जो हुआ है वो तो सामने आ ही जाएगा, मैं बाकी दोनों सिचुएशंस आपको ज़बानी बता दूंगा। ये सवाल क्या कह रहा है, 25 शक था 25 आएंगे, वापस 20 आए, क्या एंट्री होगी वो तो देख लेते हैं, बाकी मैं ज़बानी बता दूंगा। सवाल को शक था कि 25 वापस आएंगे, एक भी वापस नहीं आया। सवाल को शक था 25 वापस आने, 25 ही वापस आए। और आखिरी सवाल को शक था 25 वापस आने और 30 वापस आ गए। तो ये तीनों सिचुएशंस हो सकती है ना, ठीक है, 3 सिचुएशन है ना, कि जितना शक था उससे कम आया सवाल में गिवन, ठीक है, 20 आया, जितना शक था उतनी ही वापस आई 2, और जितना शक था उससे ज्यादा वापस आ गई 3, बल्कि एक और भी हो सकती है, जितना शक था वो सारी की सारी कोई भी वापस नहीं आई। तो बहरहाल वो तो एक समझ आ जाए तो बाकी सबके सब समझ आ ही जाती है, ठीक है। अब यहां पे जरा एंट्रीज थोड़ी सी चेंज होने लगी हैं। थर्ड कहां से आ गया मैंने यहां में थर्ड लिख दिया था जी, फर्स्ट, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट यकम जून 2018, सुने कैश फिर आया है, इधर देखें कैश कितना आया है, बातें बंद कर दें, दिमाग खोल लें जी, 1 लाख कैश डेबिट 1 लाख, और हमें शक है कि 25 वापस आएंगे, तो बाकी 475 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। यही तो वेरिएबल कंसीडरेशन थी कि अगर कोई इंसेंटिव डिस्काउंट पेनल्टी एग्जांपल ली थी, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो करके एडजस्टेड ट्रांजैक्शन प्राइस रिकॉर्ड कर लो और मौके पे देख लेंगे जो एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, इधर देखो कितने, 500 इंटू 95%, 475 तो फिर बिकेंगे ही ना, इंटू 200 कितना, 95,000 का तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। लेकिन 5 क्या है, अभी शक में है, बाकी 5 क्या है, शक में। यहां 500 के 500 थे शक में, ठीक है, यहां पे सिर्फ 25 हैं शक में। तो वहां 500 के 500 शक में थे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, यहां पे सिर्फ 25 शक में है, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कितने से, 5,000 से। बैलेंसिंग लिख लो आप, 25 इंटू 200 करके देख लो, बहरहाल एंट्री ये बनती है आपकी पहली। स्टूडेंट भाई वो FAR2 की एग्जांपल है ना, उसको आप क्लास के बाद पूछ लेना, हाँ ठीक है, ओके जी। आप FAR2 पढ़ रहे हो मेरे से, फिर ऑयल रिग की एग्जांपल कहां से है?
अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी एग्जांपल थी? अच्छा अच्छा, मैं परेशान हो गया, सॉरी। अभी सुबह मैंने क्लास पढ़ाई ना, उसमें ऑयल रिग वाली एग्जांपल। हाँ बोलो। कर लो 95, एक महीने के अंदर वैसे ही पता लग रहा है, ठीक है, फिर उस पर बहस कर लेंगे। अच्छा मैंने समझा ऑयल रिग वाली। बहरहाल सॉरी जी, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे लगा शायद IS-37 की एग्जांपल, सेम एग्जांपल, वो ऑयल ऑयल रिग, नाम ऑयल रिग था, बाकी नाम के अलावा बाकी सब कुछ चेंज, सॉरी। अच्छा बहुत शुक्रिया जी आपका, अगर आप ना होते तो मैं यहाँ पे शर्मिंदा होता आज बहुत। सुने, रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ? रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो एंट्री पास करनी है दूसरी, रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है तो परपेचुअल सिस्टम है ना, एंट्री पास करनी पड़ेगी दूसरी। वो एंट्री होती क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इसी दिन यकम जून 18 पे कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब कितनी चीजें बिकी हैं? तो सेल तो 475 की है, इंटू 150 कितना? 71250। लेकिन स्टॉक तो सारा चला गया, तो फिर इसका मतलब इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री ऑफ RL, ये जो मैंने निकाला था एट RL, ये खत्म हो गई यहाँ से, वैसे यहाँ से निकल के एट इन्वेंट्री ऑफ RL एट RL's प्रेमिसेस। पहले कटो तो सही इधरों, ठीक है। वो कितने यूनिट्स हैं इधर देखो, पूरे 500 इंटू 150, पूरे 75,000, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ 475 सेल है, यानी कि 475 यूनिट्स तो बिक गए हैं, बाकी 25 हमने कहा शक वाले हैं, तो फिर वो सेल नहीं है तो हमारा स्टॉक है ना, वो स्टॉक किसके पास पड़ा है हमारा? तो यहां पे हम लिख लेते हैं इन्वेंट RL एट BL's प्रेमिसेस, और वो बैलेंसिंग निकालो, चाहे ऐसे लिख लो 25 इंटू 150, आंसर इज 3750, ठीक है। तो इन्वेंट्री ऑफ RL, इन्वेंट्री ऑफ RL, वही वाली बात, ठीक हो गया? सही है कि नहीं सही? नहीं भी सही तो अब क्या हो सकता है, अब यही सही है बस। डन, क्लियर? चले, अब चीज बेच तो दी हमने, अब 30 जून आया, 30 जून पे कंफर्मेशन होनी है, और कंफर्मेशन हुई 30 जून 18 पर। शक सिर्फ कितना रह गया था, बाकी की तो हमने टेंशन ही उसी वक्त खत्म कर दी थी। अब हमारे पर लायबिलिटी क्या पड़ी? हमें शक है कि 5,000, या यूं कह लें हमें शक है कि 25 यूनिट्स वापस आएंगे, 20 वापस आएंगे। तो रिफंड करना था फिर, ठीक है, रिफंड करना था, तो रिफंड हमने किया कितने यूनिट्स का? 25 का कर दें, लेकर 20 वापस आया है, वापस पैसे 25 का कर दें, नहीं, इंटू 200 कितना? 4,000, ठीक है। अब ये 4,000 हमने वापस कर दिया, ठीक है, तो फिर 1,000 यानी 5 यूनिट्स, हर एक 200 का, तो 1000 की सेल आज समझो हो गई कंफर्म, बोलो। तो फिर हमने कहा अच्छा जी, इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो सारी ही खत्म कर दो, अब तो कोई लायबिलिटी नहीं, 5,000 और बाकी का 1,000 क्या है, वो आज रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, ठीक है जी। यहां पे यूं लिख सकते हैं 5 इंटू 200, ठीक है। इस एंट्री को भी तोड़ के कर सकते हो आप एंट्री को तोड़ के करो, आप कहो जी 4,000 हमने रिफंड कर दिया, तो आपने एंट्री पास की, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 4,000, और फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में पड़े हुए 1,000 को देखा और देखा हूं तेरा की करा, उसने कहा मेनू रेवेन्यू बना लो, तो उसको आपने अलग रेवेन्यू बना लिया, अलग से एंट्रीज तोड़ के कर लो, ये इनको कंबाइन कर लो, ठीक है, बस कहानी खत्म। एक थोड़ा सा मसला रह गया, ये 5,000 का रिलेटेड स्टॉक ये पड़ा है ना, ये 5,000 का चीज सेल नहीं हुई थी, तो वही हमारा स्टॉक था उनके पास, तो फिर इसका भी कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसको कहो BL की
बीएल की प्रेमिसेस में से ये निकल गया, वापस आया है ना, ठीक है। तो हमने ऐसे करके क्रेडिट किया इन्वेंट्री एट बीएल्स प्रेमिसेस, ये वाला ये क्रेडिट करना है एट बीएल्स प्रेमिसेस। कितनी इन्वेंट्री पड़ी थी? 25 यूनिट्स की। यहां से कहा निकालो अब इसको, कितना? 37। ठीक है। इसमें से जो रिफंड हो गई वो तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, ठीक है। जो रिफंड हुई हैं, जो 20 गुड्स, रिफंड तो पैसे करना है, जो 20 गुड्स वापस आई हैं वो अब हमारे स्टॉक में देखो नजर आ रही है, नुक्ता देखो, नुक्ता देखो, तो वो तो आ गई हमारे पास यहां पर इन्वेंट्री। अब वो इन्वेंट्री जो एट आरएल्स प्रेमिसेस बढ़ी हैं वो कितने यूनिट्स हैं? 20 इंटू 150 यानी 3000। अब बैलेंसिंग फिगर क्या मुसीबत है? ये क्या मुसीबत है? 5 यूनिट्स बिक गए हैं, मुसीबत नहीं है, नेमत है, रेवेन्यू बढ़ा है। आपको था शक कि हमारे 25 यूनिट्स वापस आएंगे, आपके यूनिट्स सिर्फ 20 वापस आए, दोनों तरफ ये दान होने लगी, ठीक है जी। आपके यूनिट्स 25 वापस आने थे, आपके यूनिट्स 20 वापस आए, तो खुशी की बात है। आप सोच रहे थे 25 वापस आएंगे, आपने उसको लायबिलिटी स्टैंड किया था, 20 वापस आए तो 5 और बिक गए हैं, तो ये तो खुशी की बात है। तो उनकी कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करनी होती है। तो वैसे तो बैलेंसिंग निकल आता है कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन चलो मैं आपको वैसे ही फिर लिख के दे देता हूं ताकि प्रूफ हो। ये देखो 5 इंटू 150 कितना? 750। ठीक हो गया। इन्वेंट्री ये ऑफ आरएल, इन्वेंट्री है ऑफ, जानबूझ के मैंने अलग कलर से लिखा, भाई हमें बीएल से कोई लेना देना नहीं होता, हम आरएल की किताबों में एंट्रीज कर रहे हैं। आरएल का स्टॉक आरएल के पास, आरएल का स्टॉक बीएल के पास, आरएल का स्टॉक वापस आ गया, आरएल का स्टॉक चला गया, आरएल का स्टॉक ये, आरएल का स्टॉक वो, आरएल का स्टॉक फलां, यानी आरएल का स्टॉक से बात बाहर नहीं निकालनी। प्रेमिसेस चेंज हो रही हैं, सो क्या हो गया? स्टॉक आरएल का है, ओके, नोट कीजिए, हजम कीजिए और ओपन कीजिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। हाँ बस ही है और क्या भाई। होमवर्क में मैंने क्वेश्चन बैंक नंबर 3 दिया था उनको, बच्चों को, और पास पेपर नंबर ये पिछला पलटे ना, इसमें ये जो नजर आ रहा है ये वाला, ये है पास पेपर 4 का बी और सी सिर्फ करना है फिलहाल। पास पेपर 4 बी एंड सी, ये नई बुक है ना बेटा? नहीं है तो देख लें नई में क्या नंबर है, 4 ही है, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था हमारा, ओके, नंबर 3 हो गया था, 2 रहता था, 2 में बी और सी करने हैं, 2 का बी और सी, पास पेपर 2 का बी एंड सी, इसको नोट कर लीजिएगा। अजीम मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब जरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात थोड़ी सी रिवाइज कर लें जो हमने की थी, उसके बाद छुट्टी कर लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की कल कितनी बात हुई थी? जरा काफी बात हुई है, गुड, ठीक है। कितने बच्चे घर से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की डिस्कशन को पढ़ के आए? पास होने वाले हाथों की ज़ियारत करें। अब कुछ हो जाने वैसे ही झूठ मूठ हाथ खड़े कर दिए, वो तो धोखा तो खुद को दे रहे हैं, घर वालों को दे रहे हैं या मुझे दे रहे हैं? नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। हाँ यार, एक भी कर लो तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग अलग है। तब भी आप कर सकते हो, वो अलग चले जा रहा है, ये अलग चले जा रहा है, फर्क क्या है? आप मॉडिफिकेशन समझ लो मॉडिफिकेशन, ठीक है।
तो भी उसी बंदे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठीक है, तो उसका रेवेन्यू तो ऐसे ही रिकॉर्ड होना है, मॉडिफिकेशन में भी जैसे यहाँ पे हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता जितना मर्जी सोचते रहो। चीजों को सादा अगर हो, किस्मत अच्छी हो, सादा चीज आ जाए तो उसको सादा ही रखो, फायदा होगा उससे। ओके, मैंने आपसे कहा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से पहले मैंने थोड़ी सी बात ये की थी कि फिक्स एसेट की कॉन्सेप्ट क्या है। फिक्स एसेट के बारे में क्या कहा जाता है कि अगर इससे आने वाला फायदा अगले 10 साल पे है तो इसकी कॉस्ट, जो कि वैसे एक्सपेंस ही है, एसेट भी तो एक्सपेंस ही होता है, लेकिन उसको एसेट बना के 10 साल में एक्सपेंस बनाओ। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट जिससे हमें रेवेन्यू आना है उसकी कॉस्ट भी दो तरह की होती हैं, एक कॉस्ट टू ऑब्टेन और दूसरी कॉस्ट टू फुलफिल। कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आई है, तो वो अगर रेवेन्यू 2 साल पे कमा के दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट हमें, तो फिर उसकी कॉस्ट को भी 2 साल पे हमें बांटना चाहिए, ठीक है। तो फिर कॉस्ट टू ऑब्टेन के अंदर हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आई थी। एक को कहा जाता है कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इररिस्पेक्टिव, वो बात पूरी लिखी हुई है, अब सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट आए या ना आए ये कॉस्ट पढ़नी ही पढ़नी है। तो उसको क्या कहा था इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बना लो। व्हेन इनकर्ड लफ्ज लिखा था, व्हेन इनकर्ड। दूसरी कॉस्ट, अच्छा तुम इस पे भी हंस रहे हो, हैं? हंसो हंसो, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। दूसरी बात कॉस्ट्स दैट आर अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट्स दैट आर, दरवाजा बंद ही कर दो यार, दैट आर रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इनको ना कहा जाता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पड़ी, कल एग्जांपल क्या आई थी इनकी, कमीशन टू मैनेजर। इसके बारे में स्टैंडर्ड ने क्या कहा था, इसको बनाओ एसेट और इसको करो डेप्रीशिएट। स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा, लफ्ज इस्तेमाल हुआ था एमोटाइज, ठीक है, ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके डन, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है। तो उसको जब फुलफिल करने की बारी आई तो हमने, अब कौन था मेरा मैनेजर, हैं, हमाद ने, और मैंने अब सोचा चलो यार अब कॉन्ट्रैक्ट विन हो गया, अब इसको जाहिर सी बात है पुल बनाना भी तो है, ठीक है। तो हमने फिर बैठ के सोचा और हमने जो चीज़ों की लिस्ट बनाई हुई थी फिजिबिलिटी में, फिर हमने उनको प्रोक्योर करना शुरू किया। हमने जो रॉ मटेरियल खरीदा, बजरी, सीमेंट, सरिया वगैरह आया, फिर लेबर से बात की, लेबर को हायर किया, फिर हमने वो मशीनों से जो पुल बनाना है, अब हाथ से थोड़ा ही बनाना है, ठीक है, कि वो हम जो है वो लेबर बुलाएंगे जिसने वो उठाई होंगी, वो क्या कहते हैं टोकरियाँ सी, उसमें बजरी यूं यूं करके पैकिंग और पुल बन जाएगा, ठीक है। वो किसी ऐसे सबब में जाए ना, तो किसी रोड के ऊपर अगर काम हो रहा हो तो वैसे हो रहा होता है, वो 10 15 20 लोग होते हैं जनाब, वो ऐसे करके लाल लाल उन्होंने शर्टें पहनी होती हैं, वो यूं करके आते हैं और यूं करके फेंकते हैं, वो रोड बन रही होती है। तो ऐसे नहीं, हमें पुल बनाने के लिए इक्विपमेंट लेना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने खरीदी, रॉ मटीरियल खरीदा, लेबर हायर की, फिर इक्विपमेंट खरीदा है। अब ये सारे खर्चे हमने किए, ठीक है, और हम इन खर्चों को लेकर IFRS 15 के पास आए। IFRS 15 ने सब खर्चों को हमने हाँक के हम सब खर्चों को IFRS 15 के पास ले आए। IFRS 15 ने कहा हाँ इनको लाइन में खड़ा करो। अब IFRS 15 ने उनको चेक करना शुरू किया, दांतों को चेक किया, जो तो धुंधे निकले उनकी कुर्बानी लग जाए। उनको क्या कहा, सुन चौन से, तुम आम मुल्तान के तो नहीं हो तुम, अच्छा सुनो, हमने कहा IFRS 15 से, अच्छा ये जब एक बात हो जाए तो बस खत्म ना, उसके बाद आपने जरूर बोलना है साथ उससे यार। अगर IFRS मैंने कहा, हमने उसको जाकर कहा ये हमने रॉ मटेरियल कुछ लिया है, क्या करें इसका, उसने कहा मैं क्या जानूं, ये तो IS2 ही जानेगा। तो IS से आके पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा ये रॉ मटेरियल है, ये इन्वेंट्री होता है, इसको FIFO या FCO पे रख सकते हो और सिस्टम पीरियोडिक या परपेचुअल यूज कर सकते हो, और ये नजर आएगा लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। मैंने कहा अच्छा बस ठीक है, लग गई समझ के तेरा ही है,
ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ऐसी कॉस्ट है दैट आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर एनी अदर स्टैंडर्ड। ये लिखा था कल, तो उसके बारे में कहा गया था हमें, आईएफआरएस बनाने कहा था अप्लाई दैट रेलेवेंट स्टैंडर्ड। ठीक है जी, क्या मतलब, हमने इक्विपमेंट जो यूके से इंपोर्ट कर लिया हम पुल बनाने के लिए, हमने आईएफआरएस बनाने कहा इसका क्या करें, उसने कहा आगे 16 से जाके पूछो, उसने कहा इसकी लाइफ, हमने कहा 10 साल, उसने कहा ठीक है रिड्यूसिंग बैलेंस पे अगर फायदा कम हो रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्शन निकाल के उसको एक्सपेंस आउट करते रहना। हमने कहा ठीक है 3 साल कॉन्ट्रैक्ट को दे देंगे, बाकी डेप्शन वैसे कहीं चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब जिस कॉस्ट के ऊपर कोई और स्टैंडर्ड लग जाए उस कॉस्ट को हम उसी स्टैंडर्ड के हवाले कर देंगे, और जो कॉस्ट्स ऐसी हों दैट आर नॉट कवर्ड अंडर एनी अदर स्टैंडर्ड, जो कॉस्ट्स, जो देखे ना धुंधे थे वो तो कुर्बानी पे लग गए, जो खीरे हैं, ठीक है, यू नो खीरे जो 1 साल से कम उम्र के होते, ये आप लोगों ने ना इस दफा कुर्बानी के ऊपर शॉपिंग करनी है जाके, जो कुर्बानी की ईद होती है उसकी शॉपिंग क्या है, मंडी में जाना, जाके इस तरह देखें। आप लोग अगर नहीं गए आज तक तो आपने एक बहुत बड़ा जिंदगी का अपना जो है ना एक लुत्फ मिस किया हुआ है। ठीक है, सो जाएं उधर जाके इस शॉपिंग को करें ना, एटलीस्ट विंडो शॉपिंग तो करें। ठीक है, सुने अब, सुने अब जो खीरी कॉस्ट थी, ऐसी कॉस्ट जिन पे कोई और स्टैंडर्ड नहीं लगा, कुर्बानी नहीं लगी, ठीक है, स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है, आईएफआरएस ने कहा मैं अब कसाई हूं, अब इनका मैं बंदोबस्त करता हूं, तो अप्लाई करेंगे आईएफआरएस 15। अब आईएफआरएस 15 पता है क्या कहता है, उसने एक 3 कंडीशंस रखी हुई हैं। वो कहता है हर कॉस्ट से 3 सवाल करूंगा, अगर उसने उसका जवाब दिया हाँ तो वो मेरा एसेट है, उसको मैं एसेट बनाऊंगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ पे एमोटाइज करूंगा, और अगर किसी को इन 3 सवालों का जवाब ना आया तो उसे एक्सपेंस में फेंक देना, जैसे वो वाले को एक्सपेंस में फेंक कर आए थे। इज इट क्लियर? अब इसको ओपन करें जरा जल्दी से ओपन करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाला पोर्शन, लर्निंग आउटकम 7। इसमें आप दोबारा सुने, आज फिर टाइम खत्म हुआ चाहता है, इसलिए पढ़ाने में सिर्फ 5 मिनट लगने थे अब, लेकिन वो 5 मिनट मैंने ब्रेक करनी है। ओके, अब सुने इसको एमोर्टाइजेशन को पढ़ लेना, कोई मसला नहीं होगा, जो पढ़ के आए उनको पता लग रहा है। इम्पेयरमेंट को भी नहीं बिल्कुल छेड़ना, छोड़ देना। अभी एग्जाम्पल एक नजर आ रही है इम्पेयरमेंट से थोड़ा पहले, एग्जाम्पल अकाउंटिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में अ मीडिया कंपनी नजर आ रही है, अ मीडिया कंपनी। ये एग्जाम्पल पेज नंबर 848 पे है, अ मीडिया कंपनी नजर आ गई। इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ कॉस्ट गिवन है, मैं सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूं। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी गिवन है जी? कमीशन पेड टू अकाउंट्स एग्जेक्टिव। ऊपर कहानी पढ़ोगे तो बताया हुआ है कि अकाउंट एग्जेक्टिव जो गाहक घेर के लाते हैं ना, उनको उसका कमीशन देते हैं, कमीशन टू मैनेजर। ये क्या है? एसेट। ये क्या बनेगा? एसेट। कल ये सवाल करवाऊंगा, ठीक है। ये क्या है? ये 5 मिनट की रीडिंग है, 5 मिनट में ये एग्जाम्पल है, 10 मिनट इसके ऊपर लगने हैं, लेकिन आपने करके आना है। सबसे पहली मिस होगी मुझसे, माजरत। सबसे पहले क्या है? लीगल फी टू लॉयर फॉर ड्राफ्टिंग बिड। भाई पता नहीं हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, जो फिजिबिलिटी के पैसे मैंने इसको देने चाहे थे तो वो तो एक्सपेंस है। ये क्या बनेगा? एक्सपेंस। एसेट वाला नहीं है, वो कॉस्ट टू ऑब्टेन में पहले वाली कॉस्ट है। डन। आगे देखो, मील्स एंड एक्सपेंस। आगे देखो, हार्डवेयर खरीद लाए, IS 16। आगे एक्टर और डायरेक्टर को पैसे दिए, इश्तिहार बनाया उन्होंने। अब इश्तिहार ने अगले 2 साल चल के रेवेन्यू लाना है, तो जो पैसे इनको दिए हैं वो भी अगले 2 साल पे बांट दिए जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से पढ़ के आना है, ठीक है, और होमवर्क लाजमी करके आइएगा। अल्लाह हाफिज।